गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी IB के मॉक टेस्ट की सीरीज। 13 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 14। इसके अलावा आपकी ये जो IB सीरीज है ये आपकी हेल्प करेगी SSC से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो आपका CPU हो, चाहे CGL हो। इसके अलावा जिन बच्चों की रेलवे की एग्ज़ाम है, जिनकी हो चुकी है या जिनकी होगी, उनके लिए भी ये सीरीज बेनिफिशियल रहेगी। ये टेलीग्राम चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से। यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके साथ यहाँ पर CGL मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करें। देखना क्या कहा। ABCD एक वर्ग है, ABCD इज अ स्क्वायर, और CDE वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है। एंगल BEC की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान से बात को समझे। पहले बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये हमने मान लिया कि हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। BEC आपका एक एंगल है, तो यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं ABC और D। CDE वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है CD और E पॉइंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमने ले लिया पॉइंट E। और ये क्या कहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब जैसी लेंथ इसकी है वैसी की वैसी इसकी, वैसी की वैसी इसकी। आपको पता है स्क्वायर की चारों लेंथ आपकी इक्वल हो जाती है, तो इसको हमने कर दिया इक्वल। एंगल हमसे पूछ रहा है कि BEC की वैल्यू क्या होगी। BEC इसको इसके साथ हम लोग मिला लेते हैं। ये जो एंगल है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इजी सा सवाल है, कैसे भाई? देखो ये 90 डिग्री होगा, पता आपको। रीजन सिंपल सा, स्क्वायर के चारों एंगल आपके 90 डिग्री होते हैं। ये आपका 60 डिग्री होगा। रीजन क्या है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप कह सकते हैं ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो होगा 150 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट को हटा देता हूं तो गौर से देखना जरा, ट्रायंगल BCE के अंदर, BCE के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे दो साइड आपकी इक्वल है। एक एंगल 150 हो गया, बचे हुए एंगल्स का सम कितना होगा? 30 डिग्री। तो इसका मतलब दोनों की ही वैल्यू सेम आ जाएगी। तो क्या लिख सकते हो? 30 डिग्री का हाफ कर दोगे, ये एंगल 15 डिग्री एंड ये एंगल आपका 15 डिग्री लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट रिजल्ट एंगल BEC की वैल्यू क्या हो गई है? 15 डिग्री, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे देता हूँ। मुझे उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो बता देंगे। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये जो आपका स्क्वायर था ABCD, इसके अंदर एक पॉइंट है रैंडम, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया कि ये O है, और आपका जो ट्रायंगल ABO है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। आपको यहाँ से वैल्यू बतानी है कि एंगल COD की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई। थोड़ा सा फोकस करना, आसान है। इससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें आपको पता है, तो इजी वे में आप इसे डील कर ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा क्वेश्चन क्या कहा। क्वेश्चन कहा कि कोस A, फिर इनटू में सेक A माइनस कोस A, फिर आगे कोट A प्लस का टेन A। आपको जो बात दे रखी है उसको लिख देता हूं मैं। ये आपको गिवन है कोस A, फिर आगे गिवन है आपको सेक A माइनस का कोस A, और इनटू में कोट A प्लस का टेन A। ये आपको गिवन है। देखो, एक सहारा हम लोग ले लेते हैं वैल्यू पुट का, ठीक है। लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ हो उस केस में स्टार्टिंग में हम लोग अवॉइड करते हैं कि कोई भी वैल्यू ना ले, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्जर्व करना, जैसे मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर की तरफ कर देता हूँ। अंदर की तरफ आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोस A से सेक A कैंसिल आउट होगा, ब्रैकेट में 1 बनेगा, माइनस का साइन। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? कोस स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A लिखा जा सकता है। फिर ऑब्जर्व करना जरा यहाँ पर
1 माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख दिया आपने, साइन स्क्वायर ए। तो ये बात आपको वैसे स्क्रीन पर दिख रही थी, क्या कोस ए का अंदर की तरफ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। इनटू में अगला ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, आप क्या करो, ये जो कोट गिवन है इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan ए, और प्लस का tan ए लिखा जा सकता है। फिर ऑब्जर्व करना, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, नीचे एलसीएम आ जाएगा tan ए, ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब यहां से हम बातों को सोल्व करना स्टार्ट करें तो थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना, क्या होगा, ये sec स्क्वायर ए है, इसे आप चाहें तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ऊपर आपके पास बन चुका है tan स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास क्या है 1 अपॉन में tan ए। ये पार्ट इससे कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा आपका tan ए। ठीक है भाई, इनिशियल लेवल पर जब आप चीज़ों को सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और जब आपकी लर्निंग का फेज चल रहा होता है, तो आप हमेशा क्वेश्चंस को डिटेल में करने का थोड़ा सा प्रयास करें। रीजन उसके पीछे सिंपल सा है, आपके अंदर एक आदत डेवलप होती है चीज़ों को पकड़ने की, कि दिख रहा है उसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई कैसे करें। एक बार आपने चीज़ों को सोल्व करना सीख लिया, आपको रास्ता पता चल गया है, तो उसके बाद आप शॉर्टकट ले सकते हैं। क्या करते, जैसे इस सवाल में देखना, कोस ए का अंदर मल्टीप्लाई करते 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और आगे क्या आ जाता आपका, आगे आपका आ जाता 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए। अगले ब्रैकेट में कोट ए को 1 अपॉन tan ए लिखते, tan ए एलसीएम आता 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिखते, ये बात हट जाती, क्या बचता आपके पास tan स्क्वायर ए, और नीचे क्या है tan ए, ये इससे कट गया, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो असल में देखा जाए इन क्वेश्चंस की, ये आपकी होती है एग्जाम अप्रोच। अलग अलग टाइप के सीजीएल प्रीलिम्स में पूछे गए, मेंस में पूछे गए, सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चंस, और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस जिनका लेवल थोड़ा ठीक है, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके सामने इस टाइप का कलेक्शन रहे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या है आपका, इजी है। अगर ध्यान चला जाता है तो आप इसे वेरी इजी कह सकते हैं। अगर आपका ध्यान नहीं जाता है कि इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, तो इससे डिफिकल्ट कोई सवाल नहीं है। कैसे, देखो हर बात पर चर्चा करते हैं। a इक्वल्स टू 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस, ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक स्टूडेंट ये सोच सकता है इसको सोल्व करने के लिए कि भाई यहाँ पर जो सीरीज चल रही है उसमें एक तो 1 3 5 है, एक सीरीज तो आपकी 1 3 5 इस पैटर्न की है, प्लस 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 टोटल टर्म्स कितनी है 60, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी टर्म बचेंगी 30 टर्म्स बचेंगी। प्लस का साइन, एक सीरीज आपकी चल रही है -10 -12 माइनस, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बचा 10 प्लस 12 प्लस 14, ये भी कितनी टर्म्स हो जाएंगी भाई 30 टर्म्स, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या सोच सकता है कि पहले मैं इसका हिसाब किताब करूं, इसके आखिर की जो टर्म निकल के आएगी वो आएगी 59। अगर उसे पैटर्न पता है कि ओड नंबर्स का जो सम होता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस जितनी टर्म्स होती हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 900, ये इनका सम निकल के आ गया, 30 टर्म है। फिर यहाँ पर वो क्या करेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे डील करेंगे तो ये आपका एक्सट्रीम टाइम किल कर देगा, ठीक है। तो फिर क्या करें भाई, तो फिर आप ऐसा करो, इस क्वेश्चन के साथ डील करने का जो नज़रिया है वो चेंज करें। एक ऐसी एग्जाम अप्रोच कि भाई ये सवाल पूछ ही लिया गया, जैसे ये सीजीएल 2017 मेंस से उठाया गया सवाल है, कोई ढंग का सवाल पूछ लिया गया है, और आप अगर उसे पहली बार देखते हैं तो उसकी हर डायमेंशन पर सोचने का प्रयास करें।
फायदा ये होगा हर डायमेंशन पर सोचने का कि आपका दिमाग खुलेगा कि यार ऐसा सवाल है, ऐसा सा मैंने किया था। कल को भविष्य में इसे इधर उधर और मॉडिफाई करके पूछने का प्रयास करेगा तो आप इजी वे में डील कर लेंगे। यहाँ पर असल में देखा जाए तो ये सवाल एक नॉर्मल बच्चे को लग सकता है कि एक आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 है और एक आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका चल रहा है ये, ठीक। एग्जाम अप्रोच क्या है? एग्जाम अप्रोच सिंपल है। देखो दो दो टर्म को उठाने का प्रयास करो। अगर इन दोनों टर्म्स का आप सम लिखोगे तो कितना आएगा भाई? -9। अगली दो टर्म्स का सम लिखोगे तो कितना निकल के आएगा? -9। अगली दो टर्म्स का सम लिखोगे तो कितना निकल के आएगा? -9। तो एक बात बताओ, टोटल टर्म्स कितनी है? 60 है। 60 पद हैं हमारे पास, कितने पेयर बने? दो दो के पेयर बना रहे हैं तो 30 पेयर बनेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हर पेयर की वैल्यू कितनी आ गई? -9 निकल के आ गई। और पेयर कितने बनेंगे? 30। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? -270। क्या ये सवाल माइंड में नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल माइंड में किया जा सकता था। इस पर चर्चा क्यों की? इस पर इसलिए चर्चा की कि भविष्य में जब भी कभी आप दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एक मिनट भाई साउंड का इश्यू ना हो गया हो। देखो भविष्य के अंदर जब भी कभी आप देखेंगे तो एक संभावना बनती है कि यहाँ पर दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एग्जामिनर चालाकी और भी कर सकता है। क्या? यहाँ तक तो पूछ लिया, आगे तीसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और डाल दे साथ में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये माइनस ही हो, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करे? चालाकी दिखाए और 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चलाना स्टार्ट कर दे। उस केस में क्या करेंगे? आप पेयर बना करके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उसी से वो सवाल आपका माइंड में सोल्व हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, आपको एक इक्वेशन गिवन है और क्या कहा? ax² माइनस का bx प्लस का c बराबर आपका 0 है। और ये आपको कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है? 4 है, ठीक है भाई। अब एक तो सीधे सीधे बात मैं ये कह सकता हूँ कि इसके जो रूट्स अल्फा और बीटा हैं उन दोनों का अंतर अल्फा माइनस बीटा आप लिख सकते हैं 4। ये बात आपको गिवन है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या जानते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? -x का मल्टीपल अपोन में x² का मल्टीपल। तो ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस क्या निकल के आ जाएगा? b/a, ठीक है भाई। इसके अलावा आप सम ऑफ रूट्स निकाल दिया तो मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे? कांस्टेंट वैल्यू अपोन में x² का मल्टीपल लिख लिया। अब देखो इन तीनों का कोई भी एक रिलेशन आपको एडजस्ट करना है। रिलेशन सिंपल सा होता है, एक बार डिटेल में समझना जरा। क्या? अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और किसके थ्रू लिखना चाहूं? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो वैल्यू दे रखी है। आपको पता है कि दोनों के वजह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में प्लस का क्या आ गया आपके पास? 2 अल्फा बीटा। राइट में क्या आ गया? माइनस का 2 अल्फा बीटा। इक्वल करना है तो इसका मतलब यहाँ -2 अल्फा बीटा है तो इसमें क्या ऐड कर दो? 4 अल्फा बीटा। इससे फायदा क्या हो गया? दोनों इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई हैं। अब ये काम अगर किसी बच्चे को करना आता है तो वो सीधे सीधे क्या करेगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर b² अपोन में a² लिखा। अल्फा माइनस बीटा 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16 प्लस 4 इंटू में c/a लिखा जा सकता है। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे आप a² से तो ये पैटर्न आपका बन गया b² बराबर 16a² प्लस का 4 और c इंटू में a, ठीक है भाई। अब ये रिलेशन आपको थोड़ा सा देखना है। देखो 4ac इक्वल्स टू का, देखो हर टर्म के अंदर इक्वल्स टू का साइन। यहां पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा गेम खेला आपके साथ, कैसे समझ आएगा?
एक तो इसका ऑप्शन उसने ऐसा बनाया कि कोई भी बच्चा देख करके डर जाएगा, जिसकी ठीक ठीक कमांड नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण पर, उसकी नज़र ऑप्शन पर जाएगी। वो ये सोचेगा अरे यार इसने तो पता नहीं क्या बवाल कर दिया, तो चांस बनता है कि स्टूडेंट उस सवाल को स्किप कर दे। ठीक है, आपने सोल्व किया लेकिन आपको ऐसा दिखा नहीं, 4 टर्म्स हैं लेकिन आपको 3 ही दिख रही हैं, दिमाग नहीं लगाना बहुत ज़्यादा। देखो इक्वल का साइन है, उससे आगे 4c है, 4ac चारों के अंदर है। ठीक है भाई, राइट साइड में क्या है 16a² प्लस का है, लेफ्ट साइड में b² है, तो b² पड़ा रहने दो। और यहाँ पर इस साइड के अंदर क्या मेंटेन रख दे हम लोग, देखो लेफ्ट साइड के अंदर अगर हम लोग जस्टिफाई करेंगे 4ac के साथ, राइट साइड में a² बचेगा, तो 6a² हम लोग मेंटेन कर देते हैं। टोटल आपका 16 है, तो माइनस का 10a² आप इधर ले आओ। तो इस वजह से आप गौर से देखेंगे तो ऑप्शन सेकंड इसको जस्टिफाई करेगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, लॉजिक आपको सारा का सारा समझ आ गया। ये काम है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस का, और इसके अंदर असल में देखा जाए तो एक छोटा सा फॉर्मूला जो काम में आया है वो इंपॉर्टेंट बात थी। इक्वेशन के अंदर आपको पता है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है b/a, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c/a। अब इन तीनों का आपस में आप रिलेशन देना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर b/a का स्क्वायर हो जाएगा b² बराबर क्या होगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस क्या करते हो 4 अल्फा बीटा, तो 4 इंटू में c/a। तो असल में देखा जाए तो बात एग्जाम में कुछ यहाँ स्टार्ट होती है, किससे गुणा कर दें, ये a² है भाई यहाँ पर। अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पर a² का मल्टीप्लाई कर दोगे, a² का मल्टीप्लाई, ये मामला खत्म। यहाँ पर क्या आ गया a², एक a खत्म, यहाँ क्या आ गया a। अब दिमाग लगाना आपको ऑप्शंस की तरफ कि 4ac राइट साइड में है ही है और b² लेफ्ट साइड में है, कोई तनाव नहीं है। 16a² है और लेफ्ट साइड में कुछ a² जा भी रहा है, तो क्या भेज सकते हो, जैसे यहाँ से आप 10a² प्लस 6a² लिखोगे, 10a² लेफ्ट साइड में जाएगा तो आपको दिखेगा ऑप्शन सेकंड। तो असल में सारा का सारा खेल क्या होता है कि आप डिटेल में चीज़ों की प्रैक्टिस करा करें, किसी भी चीज़ को रटने का प्रयास ना करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है, स्तर एग्जामिनर कुछ एक सवाल तो मान सकते हो रटे रटाए ढर्रे के होते हैं, कुछ बच्चे ट्रिक रट के भी बैठे रहते हैं तो उनसे उनका काम चल जाता है, लेकिन असल में जो मार्जिन क्रिएट होता है वो आपकी नॉलेज की वजह से होता है, और कौन कितने कम टाइम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। तो ये जो सवाल है इन पर हम लोग डिटेल में इसीलिए चर्चा करते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर आज से पहले इतिहास में क्या क्या कलाकारियां दिखा चुका है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो जायज़ सी बात है क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे, जैसे इस सवाल में ऑप्शन था। तो एग्जामिनर को मुझे एक बात बताओ, क्या नीड थी 10a² राइट साइड में लिख देता, लेकिन नीड थी कि वो हर स्टूडेंट के टाइम किल करना चाह रहा था कि कोई स्टूडेंट है निकाल तो ले, उसके बाद भी इन सारी चीज़ों को ऑप्शंस में ढूंढता रहे और इतने में उसके 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड किल हो जाए। या फिर कोई एवरेज स्टूडेंट है वो ऑप्शन देखे घबरा करके क्वेश्चंस को सीधे ही छोड़कर चला जाए। ठीक है भाई, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। देखना भाई जरा यहाँ पर क्या कहा, PQR एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। PQR एक आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या इन रेडियस की वैल्यू, इन रेडियस एक्चुअल में देखा जाए तो a/√3 होती है, a/√3। देखना जरा, एक सिंपल सी बात समझना, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, अगर मैं कुछ ऐसा सा एक डायग्राम और क्रिएट करूं, इसके अंदर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट कर लिया है और इसके अंदर मैं एक सर्कल और क्रिएट कर देता हूं। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मेरी है a। ठीक, अब यहाँ जो अंदर की तरफ सर्कल बनता है इसे कहा जाता है इन सर्कल, और इसकी वैल्यू लिखी जाती है स्मॉल r। रेडियस इसकी इन रेडियस या अंतः त्रिज्या कहलाती है जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल r। ये जो बाहर वाली बड़े सर्कल, बड़े वाला जो सर्कल है जिसके ऊपर ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, इसे कहा जाता है सर्कम सर्कल या फिर परिवृत्त। इसकी जो रेडियस होती है इसे अमूमन कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है।
एक बात आपने सुन रखी होगी कि जैसे यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो इससे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये मीडियन की तरह भी बिहेव करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह भी बिहेव करता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह भी बिहेव करता है, एल्टीट्यूड की तरह भी बिहेव करता है। थोड़ा और दिमाग लगाओगे 90 डिग्री 60 डिग्री ये 30 आएगा, ये 90 ये 60 ये 30 आया, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक की तरह भी बिहेव करता है। तो इस वजह से क्या होता है, एक और भी आप ड्रॉ कर दोगे तो इस पॉइंट के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड भी यही होता है, इन सेंटर भी यही होता है, सरकम सेंटर भी यही होता है और ऑर्थो सेंटर भी आपका यहीं पर होता है। ठीक है भाई, ये जो ट्रायंगल की हाइट है एक बार डिटेल में देख लेना। ये जो ट्रायंगल की हाइट दिख रही है असल में इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं √3/2a, और यहाँ पर यही बिहेव किसकी तरह करती है, मीडियन की तरह। यही बिहेव किसकी तरह करती है, एंगल बाइसेक्टर की तरह। तो आपसे कोई कहे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होगी तो आप कहेंगे √3/2a। कोई कहे इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन की लेंथ क्या होगी तो आप कहेंगे √3/2a। कोई आपसे कहे इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक या कोण द्विभाजक की लंबाई क्या होगी तो आप कहेंगे √3/2a। फिर देखना यहां से यहां इसको मैं चेंज कर देता हूं तो साफ साफ दिख रहा है सेंटर से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो क्या है आपकी स्मॉल आर, और ऊपर वाली जो दूरी है वो क्या है कैपिटल आर। ठीक है, तो आप स्मॉल आर वर्सेस कैपिटल आर हाइट लिख लो या फिर मीडियन लिख लो या फिर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ लिख लो। ठीक है भाई, तो इनका रेशियो क्या होगा तो आपको पता है कि मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो कैपिटल आर की रेशियो में वैल्यू 2 हो गई, स्मॉल आर की वैल्यू 1 हो गई, और इनकी वैल्यू कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे 3 इसको बताता है तो 1 की वैल्यू लिखी जाएगी a/2√3, कैपिटल आर की वैल्यू लिखी जाएगी, इसका जस्ट डबल कर दोगे तो a/√3। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जब इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ खोल खोल करके दिखाऊंगा कि भी देखो ये ऐसे बनता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, हर एक अपने कोई भी अपना सेशन होता है उसके अंदर आपको शानदार शानदार चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ सवालों के कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होते हैं, कुछ जगह की कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन होती है, और कुछ जगह की तो अप्रोच बड़ी शानदार हो जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से इस क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको क्या करना था, मुद्दे की बात ये है, आपको एक्चुअल में स्मॉल आर की नीड थी। स्मॉल आर क्या होगा, साइड/2√3। तो सॉल्यूशन कर लें, साइड की वैल्यू कितनी 10/2√3। सोल्व करोगे तो ऊपर ये कैंसिल आउट होगा तो 5√3। एग्जाम में कैसे डील करोगे भाई, कैलकुलेशन आसान है तो कोई तनाव लेने वाली बात है ही नहीं। एग्जाम में आप इसको डील करेंगे माइंड के अंदर। ठीक है भाई, सीधे सीधे आपको ऑप्शन दिख रहा है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा कि एक ही तल पर स्थित दो बिंदुओं से 220 मीटर ऊंचे वृक्ष के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। दोनों दो बिंदुओं के मध्य दूरी मीटर में क्या है। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। देखो एक्चुअल में मामला क्या है, एक आपके पास है पेड़, ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया कोई पेड़, ये मान लिया हमने ग्राउंड है, ग्राउंड पर पेड़ 90 डिग्री पर खड़ा है। फिर कोई रैंडम दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, इसके टॉप को देखा जाता है और यहाँ से इसके टॉप को देखा जाता है। दूर वाला एंगल छोटा होगा तो एंगल एक 30 डिग्री दिया है, एक हमें 45 डिग्री दिया है। हाइट एंड डिस्टेंस में मैं आपको एक रेशियो पढ़ा चुका हूँ कि भाई उसको याद ही रखना है। याद रखेंगे तो क्या होगा, 45 के सामने वैल्यू 1 होती है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 होती है, और हमने सीखा था ये वाली वैल्यू √3 - 1 होती है। आपको याद करना पड़ेगा, ये डिटेल में भी बता रखा है। हाइट एंड डिस्टेंस बाय वासु सर आप सर्च करेंगे
या फिर ऐसे सर्च करें कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस बाय वासु सर, तो आपको एक कंप्लीट सेशन मिल जाएगा जिसके अंदर पूरे के पूरे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को डिस्कस किया गया। ठीक है भाई, वहाँ इसके लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, अपना उद्देश्य यहाँ नहीं, अभी यहाँ अपना उद्देश्य क्वेश्चन को सोल्व करना। अब देखना पेड़ की ऊंचाई एक्चुअल में कितनी है भाई, पेड़ की ऊंचाई है 220 मीटर, रेशियो में 1:20 को बताता है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच का गैप कितना है, √3 - 1। √3 - 1 को अगर आप सोल्व करते हैं तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और माइनस का 1, तो क्या बनेगी वैल्यू 0.732। तो असल में देखा जाए तो आपको वैल्यू निकालनी थी 0.732 की। एक की वैल्यू 220, एक को 220 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 220 से, तो 1.73 को भी क्या कर दो आप 220 से मल्टीप्लाई, ये पार्ट इससे कटेगा, पॉइंट खिसक करके यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लें, या फिर गुणा कर दो, 22 × 2 44, 22 3 66, 66 में 4 जोड़ा 70, पॉइंट लग गया, कैरी 7, 22 7 154 और 154 में ऐड करोगे 7, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 161। ठीक है, लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस जब आपको पढ़ाया गया था तो मैंने डायग्राम्स अवॉइड करने सिखाए थे कि सारा का सारा खेल उसी बात का है कि कोई बच्चा कितनी स्पीड से ऐसे डायग्राम अवॉइड कर सकता है। अगर आप टाइमर लगा करके भी इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे तो कम से कम आपके 30 से 35 सेकंड या हो सकता है 40 सेकंड भी किल हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आप कितना रफ डायग्राम बनाते हैं, कितने डेटा का यूज करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस भाई देख लेना कि जो बच्चे सीजीएल देंगे तो मेंस के अंदर वही 3 से 4 सवाल आपके तैयार हैं। प्रीलिम्स में हो सकता है आपको क्वेश्चंस ना मिले, लेकिन मेंस में तय है। हमेशा से ही 4-4 सवाल आते थे, लेकिन रिसेंट ईयर्स के अंदर क्या हुआ, 3-3 क्वेश्चंस ही पूछ रहा है। ठीक है, आपको सवाल तो मिलेंगे, ये तय है। अगर आप डायग्राम अवॉइड कर सकते हो तो वो 30 से 40 सेकंड आप बचा ले जाओगे। डायग्राम अवॉइड नहीं करोगे तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में डिटेल में ये बात मैं सिखा भी चुका हूँ, एक ट्राई यहाँ कर लेता हूँ। डायग्राम सिंपल है, एक पेड़ आपका, ये वाला पेड़ हो गया, ये ग्राउंड है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एंगल 30-45। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो 45 डिग्री में ये साइड 1, ये भी 1, ये कितनी √3 - 1। एक की वैल्यू पेड़ की ऊंचाई है, एक 220 को बताता है, तो इसका मतलब यहाँ √3 - 1, √3 की वैल्यू 1.73, उसमें से आपने 1 लेस कर दिया तो रिजल्ट क्या बचा, 0.73 की वैल्यू बतानी है। किससे गुणा कर दें भाई, इसको 220 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, ये इसको खत्म करेगा, पॉइंट आ गया, 22 3 आपका 66 पॉइंट, 22 7 आपका 154, 154 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 160। एग्जैक्ट आंसर नहीं आया तो क्या समस्या, अभी ऑप्शन 4 इसके आसपास का रिजल्ट आ गया। ये करना होता है एक्चुअल में कि डायग्राम अवॉइड किया और सवाल आपका विद इन सेकेंड्स के अंदर सोल्व हो गया। अब सोच के देखो, जो बच्चा ये बात जिस बच्चे को ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं और मैं सीजीएल मेंस का एक कंपैरिजन करूं कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जनरली, 3 से 4 पूरा चांस रहता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं। एक स्टूडेंट तो सवाल को रीड कर रहा है और क्वेश्चन को 10-1 सेकंड में ख़त्म कर रहा है। एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, कम से कम 40 सेकंड एक क्वेश्चन के डायग्राम में लगा रहा है। इसने सवालों को रीड किया, 4 सवाल 40 सेकंड में हो गए और इसके 160 सेकंड के अंदर तो डायग्राम ही बने हैं, लगभग 3 मिनट लग गए। इसने 1 मिनट से कम टाइम, यह मान लेते हैं कि 1 मिनट उसको लग गया और एक को 4 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, तो 2 मिनट की तो सीधे सीधे लीड होगी और उसके बाद सवाल तो सोल्व नहीं हुआ, डायग्राम ही तो बने हैं। तो एक स्टूडेंट 4 मिनट ले रहा है, एक स्टूडेंट ने उन्हीं 4 क्वेश्चंस को 1 मिनट में डील कर लिया, रीडिंग के बाद की बात है ये। तो मुझे एक बात बताओ, वो तुरंत के तुरंत आगे निकल गया। अब लास्ट के अंदर एक बच्चे के पास तो टाइम खत्म हो रहा है और एक उससे पहले कम से कम 2 से 3 सवाल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करेगा, और जिसने पूरी मैथ्स को ही खोल खोल करके पढ़ रखा है उसके बारे में क्या विचार है आपका, भाई वो पूरे में से पूरा स्कोर करने का मादा रखता है। तो इसका मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस होकर के समझें। एग्ज़ाम की डिमांड सिर्फ नॉलेज नहीं है, एग्ज़ाम की डिमांड है नॉलेज के साथ साथ कौन कितना टाइम बचाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
देखना क्या कहा, ए एक्स प्लस 5y बराबर 8 की ढलान -4/3 है, ए का मान क्या है। सीधे सीधे देखो, ए एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू में 8। जब भी आपको स्लोप की नीड होती है तो आप पैटर्न लिखते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये जो यहाँ पर m होता है यही आपकी क्या होती है, स्लोप। स्लोप कह लो या इसे ढाल कह लो, ठीक है भाई। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये इस फॉर्मेट की नहीं है, तो क्या करना होगा भाई, इसको बदलो, 5y को पड़ा रहने दो, ए एक्स उधर ले जाओगे, माइनस का ए एक्स प्लस का 8, 5 का कर दो डिवीजन, ये कर दिया आपने डिवीजन दोनों तरफ, ठीक है। अब इसके साथ कंपैरिजन करो, y दिख रहा है, x का मल्टीपल m है तो x का मल्टीपल क्या है, माइनस का a/5। अब उसने क्या कहा, स्लोप, m की वैल्यू कितनी है, -4/3, m की वैल्यू है माइनस का 4/3, और जो कि कंपेयर करने पर किसके बराबर आता है, माइनस का a/5। इन दोनों को सोल्व करोगे, माइनस से माइनस काटा, 5 गुणा 4 20, डिवीजन में कितना आ गया, 3 बराबर a, लिखा जा सकता है। चलो अब ये बात आपको समझ आ गई कि जब भी कभी आपको इन फ्यूचर स्लोप की नीड होगी तो y इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी से ही इसको डील करते हैं। एग्जामिनर ने आपको m की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, माइनस का 4/3। इसके इक्वल में जो इक्वेशन है वहां से आपको m की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू उठानी है। क्या करोगे, 5y है, पड़ा रहने दो, ax को उधर भेज दो, तो x का मल्टीपल क्या आ गया आपके पास, -a, लेकिन लेफ्ट साइड में सिर्फ y होना चाहिए, तो पूरे में 5 का डिवीजन करोगे तो ये आ जाएगा, ये इससे कट गया, 20/3, तो ऑप्शन फर्स्ट आपको सीधे सीधे दिख रहा था। तो आप चीज़ें अगर आपकी पकड़ में आ गई कि ऐसे सोल्व होंगी तो उसके बाद क्या करते, तुरंत के तुरंत मामला था एग्जाम अप्रोच के ऊपर आने का। आदत डालें, एक दिन में कुछ नहीं होता, 2 में भी नहीं होता है, आउटकम नहीं दिखते हैं, लेकिन आप 1 महीने तक इस टाइप से सोचने का प्रयास करें कि कोई भी सवाल करते हैं तो सोचें कि यार इसमें अगर मैं सीधे माइंड में करता तो कितना पार्ट इसका कर देता। धीरे धीरे आपकी कंफर्ट जोन बढ़ेगी। कोई क्वेश्चन मान लो 5 लाइन का है, शुरुआत में हो सकता है सिर्फ आप एक ही लाइन को माइंड में कर पाएं, धीरे धीरे आपके माइंड की जो रेंज है वो खुलेगी, फिर आप 2 लाइनों को भी गायब कर दोगे, 3 को भी कर दोगे, 4 को भी कर दोगे। संभावना है कि 5 के 5 लाइन को ही गायब कर दिया और क्वेश्चन माइंड में ही करने लग गए, तो आपकी कंफर्ट जोन बढ़ जाएगी और आपको आदत भी वैसे ही हो जाएगी कि क्वांट के जो क्वेश्चन है उनको कैसे डील किया जाए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि मामला क्या है, ताकि जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ रखा है उसको ये बात समझ आ जाए। देखो भाई, x-2 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर और प्लस z-15 का स्क्वायर, वैल्यू तो आसान सी पूछी है उसने, उस पर भी आते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना जरा कि असल में इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई k का स्क्वायर है और ये 0 के बराबर है, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या k की कोई पॉजिटिव वैल्यू रख लूं या k की कोई नेगेटिव वैल्यू रख लूं। तो आप कहेंगे कि सर k की अगर हम छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू भी रखेंगे, जैसे 0.1 रख दिया तो स्क्वायर होके 0.01 आ जाएगा, 0 तो नहीं बना। अगर छोटी से छोटी नेगेटिव वैल्यू रखें, माइनस का 0.1 अगर हम लोग रखें तो आप कहेंगे स्क्वायर करोगे तो अगेन वही पॉजिटिव बन जाएगा, 0.001। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको 0 करना है, स्क्वायर की टर्म है, इंपॉर्टेंट बात यही है, तो आप क्या करोगे, यहां पर k के इक्वल में 0 रखोगे। ठीक है, इसी सिनेरियो को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं आपसे कहूं कि भाई k+2 का जो स्क्वायर हो रहा है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक, तो कैसे होगी, तो आप कहोगे कि अगर k की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे और इस ब्रैकेट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव बन गया तो स्क्वायर करने पर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, वो कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। 0 कैसे बनेगा फिर, तो 0 बनेगा भाई, सीधी सी बात है, ये जो ब्रैकेट है इसको 0 करो, पूरे की जगह 0 रखोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से एक बात और निकाल लेते हैं, हल्का सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इस सवाल का, रट्टा नहीं मारना है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई x² - y² बराबर 0 है,
तो क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? तो आप कहोगे कि सर x की वैल्यू आप 2 ले लो, y की वैल्यू भी 2 ले लो, x की 3 ले लो, y की भी 3, x की -3 y की +3, x की -3 y की -3। तो आप कहोगे सर ऐसे तो इनफाइनाइट रिजल्ट बनेंगे। सोल्व भी हो रहा है ये, x इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो x बराबर +-y, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन गए। अगर इनफाइनाइट संभावनाएं बनती हैं किसी भी जगह, तो क्या वो बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है? वो बात एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि अगर x और y की अनंत वैल्यू रखी जा सकती हैं तो इसका मतलब x + y + z - 5 के तो इनफाइनाइट्स पैटर्न क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन सवाल एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें हमेशा ही आप ऑब्जर्व करना, जब भी वो इन पैटर्न्स को जीरो करता है तो बीच में प्लस का साइन रखता है। जैसे ही इसने प्लस का साइन बीच में रखा, सारा का सारा मामला इनफाइनाइट से खिसक करके सिर्फ एक सॉल्यूशन पे आ गया। कैसे? आपको पता है एक्स स्क्वायर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखना चाहोगे तो 0 रख सकते हो। 0 से कम या ज्यादा कुछ भी रखा तो स्क्वायर होकर के रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा और वो 0 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही वाई स्क्वायर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप 0 क्रिएट कर सकते हैं। अगर y की जगह प्लस माइनस में छोटी मोटी कोई भी वैल्यू आपने रखी तो उसका रिजल्ट स्क्वायर होकर पॉजिटिव आएगा। 0 के अलावा अगर आप दोनों ही जगह कुछ भी रख देंगे तो दोनों का जो सम बनेगा, क्योंकि ये भी वैल्यू 0 या पॉजिटिव, ये भी 0 या पॉजिटिव, अगर 0 के अलावा आपने यहां पर x और y में कुछ भी यूज कर लिया तो आपका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं बन सकता। तो यहां क्या है, एक कंपल्सेशन आ गया हमारे पास कि ऐसा मस्ट है कि x को भी 0 रखना पड़ेगा और y को भी 0 रखना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये जो पैटर्न होता है इसको डिजाइन करने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी सवाल के अंदर कहीं भी आप माइनस लगा दो, ये सवाल इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब एग्जाम में लिमिटेड ही कैटेगरी के सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। तो देखना जरा यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म है, स्क्वायर की टर्म है, रिजल्ट मिनिमम 0 हो सकता है या पॉजिटिव, इसका रिजल्ट भी मिनिमम 0 या पॉजिटिव, इसका रिजल्ट भी मिनिमम 0 या पॉजिटिव, बीच में साइन किसके हैं, प्लस के, इसका मतलब तीनों को जोड़ना भी है, रिजल्ट भी 0 लाना है। तो क्या संभावना बची? एक ही संभावना बची कि भाई इसको भी 0 करो, x - 2 को भी आप 0 करो, यहां से y + 3 को भी 0 करो और यहां से z - 15 को भी 0 करो। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15। पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है उसने कि x + y + z - 15 नहीं भाई, 5 की वैल्यू क्या होगी? x की जगह आपने रखा 2, -3, +15, -5। देखना 15 और 2 17, 17 में से 8 चला गया तो रिजल्ट क्या दे देगा? 9। बात समझ आ गई होगी। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे डील करते। लॉजिक आपने समझ लिया। आज के बाद भविष्य में ऐसा कोई भी सवाल आएगा, बिल्कुल आप उसे धड़ल्ले से तुरंत के तुरंत वर्बली डील कर सकते हैं। आपको लिखना है x की वैल्यू, पता चल गया 0 कैसे होगा, तो उस ब्रैकेट में 0 कब बनेगा? x में से 2 लेस हो रहा है तो x की जगह रखोगे 2, ठीक है। फिर y की वैल्यू, y + 3 को 0 करना है तो y की जगह क्या रखना आपको? -3, हो गया 0। z की जगह क्या रख दें? 15 रख दें, तो 15 में से 15 हो गया 0, -5। तो सीधे सीधे इनकी वैल्यू आपने रख ली। 15 और 2 17 में से 8 चला गया तो रिजल्ट कितना आ गया भाई? 9। तो ये होती है इन क्वेश्चंस को एग्जाम में डील करने की अप्रोच। जो पढ़ते हैं कम से कम आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ बच्चे क्या है, बस सवाल देखा ऐसा सवाल आएगा तो ये कर देंगे। भाई अलजेब्रा में बहुत पैटर्न होते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल आपके सामने रखे जाएं, जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं तो कम से कम 200 टाइप के सवाल बनते हैं अलजेब्रा में, अलग अलग टाइप के। तो मुद्दे की बात ये हो गई कि एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा, कितनी चीज़ों का रट्टा मारेंगे। एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो कि चीज़ें बनती कैसे हैं। बस जिस बच्चे ने ये बात पकड़ ली, मेरे ख्याल से उसके किसी भी टाइप का कोई भी तनाव नहीं आएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना जरा, लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा इसने?
एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय की। उसने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलकर और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा पर साइकिल चलाकर दूरी मतलब पूरी की यात्रा। तय की गई दूरी पैदल दूरी किलोमीटर में आपको बतानी है। मतलब 60 किलोमीटर एक आदमी 7 घंटे में चलता है। कुछ पार्ट पैदल स्पीड 6 है, कुछ पार्ट साइकिल पर स्पीड 12 है। सोल्व करने के कई तरीके हैं। देखो आप इसमें एक तो सीधे सीधे जनरल अप्रोच अप्लाई कर दो, दूसरा तरीका इसी के अंदर आप मिक्सचर अप्लाई कर दो। मिक्सचर में क्या समस्या होगी, मिक्सचर में एक तो कन्फ्यूजन आएगा। मिक्सर लगा दोगे ना, जैसे इधर 6 आएगा, इधर 12 आएगा और ये कितना आ जाएगा 60/7। पहले पार्ट की स्पीड, दूसरे की स्पीड, एवरेज स्पीड। कन्फ्यूजन ये आएगा कि यहाँ पर लास्ट में जो रेशियो बनेगा वो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा, टाइम का होगा। ठीक है, इसको भी जाने दो, ये कोई बेहतर मेथड नहीं है। एक चीज़ मैंने आपको सिखाई है, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे को ये यूज करना आता है, बेस वैल्यू कंसेप्ट, ठीक है, इसका नाम दिया था बीवी कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे को ये यूज करना आता है उसके लिए मैथ्स के कई सारे पार्ट डील करने में इजी हो जाते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होता, टाइम भी बहुत ज़्यादा किल नहीं होता। देखना जरा, यहाँ पर देखो आदमी चलेगा पैदल, ठीक है भाई, पैदल में उसकी स्पीड कितनी है 6। जो कम स्पीड है उसी को बेस वैल्यू मान लो। दूसरे केस के अंदर आदमी चलेगा साइकिल से, साइकिल से चलेगा तो आदमी की स्पीड कितनी है 12, तो मैं मान लेता हूं वो क्या करेगा 6 + 6 की स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आदमी पैदल चले या साइकिल से चले, 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड तो मेंटेन होगी ही होगी। ठीक है, आदमी चला कितनी देर है 7 घंटे, तो यहां से हम एक छोटा सा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, आदमी चाहे पैदल चलता चाहे साइकिल से चलता, 7 घंटे तक उसकी एक बेस स्पीड तो मेंटेन रहती और इसके हिसाब से वो कितनी दूरी तय कर लेता 42 किलोमीटर। लेकिन एक समस्या आई, आदमी ने तो 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इसका मतलब 18 किलोमीटर डिस्टेंस उसकी क्या है रिमेनिंग। 42 हो गई, 60 में से 42 लेस किया 18 एक्स्ट्रा डिस्टेंस किस वजह से तय करेगा, एक्स्ट्रा स्पीड से, क्योंकि हमने इस स्पीड को तो यहां कंसीडर कर ही लिया कि वो मान लो 4 घंटे पैदल चलता, 3 साइकिल से चलता, तो 7 घंटे 6 की स्पीड तो मेंटेन होनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किए एक्स्ट्रा स्पीड से। टाइम कितना लगा, डिवीजन कर दो 6 का, टाइम लगा भाई 3 घंटे। क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन यही निकला कि 3 घंटे आदमी चलेगा साइकिल से, टोटल 4 घंटे हैं तो इसका 7 घंटे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 घंटे आदमी चलेगा पैदल। पैदल कितनी दूरी तय की, 6 की स्पीड से 4 घंटे में 24 किलोमीटर। ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर आपसे पूछता साइकिल से कितने किलोमीटर चला, तो क्या कहते हैं आप, 3 घंटे चलता है, स्पीड 12 है, 12 × 3 36, 36 24 आपका कितना बनता है, वैसे भी 60। इसको एक तो ध्यान से समझना। अब मुद्दे की बात है एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, कि बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अप्लाई करना भी सीख लिया, लेकिन एग्जाम अप्रोच भी तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को सोचें, बेस वैल्यू जो छोटे वाली वैल्यू है, जूनियर वैल्यू है, उसी को हिट करें, इजी रहेगा। बड़ी वाली को भी मान सकते हैं, आपका मन करे कि 7 की स्पीड रखनी है वो भी हो सकता है, सब संभव है। जिस बच्चे को डेविएशन का यूज करना आता है, जो विचलन का यूज करना आता है, वो कोई भी स्पीड अज्यूम करके इसको कर सकता है। सटीक अप्रोच क्या है, जो छोटे वाली वैल्यू उसको बेस वैल्यू मानो। आदमी पैदल चलेगा हर घंटे 6 किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा, आदमी साइकिल से चलेगा तो हर घंटे 6 + 6 12 किलोमीटर चलेगा। तो आदमी साइकिल से चले या पैदल चले, उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर तो मेंटेन होगी। 7 घंटे वो चला है, कुछ टाइम साइकिल कुछ टाइम पैदल, तो 6 की तो मेंटेन ही होगी। तो 7 × 6 42 किलोमीटर आदमी चल लेगा। लेकिन यात्रा तो 60 किलोमीटर की थी, तो 18 किलोमीटर कहाँ से कवर किया, तो आप कहोगे एक्स्ट्रा जो स्पीड है वो किसके पास है, साइकिल के पास। कितनी है 6, हर घंटे 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा, साइकिल से चलेगा तो 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया, 6 घंटे एक्स्ट्रा स्पीड है, कितना घंटे लगे 3 घंटे। तो 3 घंटे आदमी चला है साइकिल से
और बचे हुए 4 घंटे चला है पैदल। पैदल की स्पीड 6 है, 6 गुना 4 24। तो अगर आप बीवी कॉन्सेप्ट से इसको डील करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर सकते थे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना जरा, ये वाला सवाल भी कई एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। डेटा चेंज हुआ है, बस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखना, यहां पर इसने आपको क्या कहा, एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है और 7 रुपए में 6 केले बेच देता है। इसका परिणाम क्या होगा? प्रॉफिट लॉस की बात है। तो इसका मतलब अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाए तो मामला आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक केला ले लेते हैं। हमने क्या किया है, एक केला खरीदा और एक केला हमने बेच दिया। खरीदा किस रेट में भाई? 6 रुपए में 7 केले। एक केले की कीमत कितनी? 6 रुपए बटे 7, 6 बटा 7। बेचा 7 रुपए में 6 केले। सेलिंग प्राइस एक की कितनी? 7 रुपए में 6 केले। एक केले की कीमत 7 बटे 6। रेशियो में डाल दिया। रेशियो में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वरना क्या कैलकुलेशन बढ़ाएगा। इस 6 को इधर गुणा कर दिया 36 और इस 7 को इधर कर दिया 49। क्या कंक्लूजन निकला कि 36 रुपए में खरीदी गई चीज 49 में बेची है, क्योंकि हमने तो सिंप्लीफाई कर लिया ना एक केले के लिए कंक्लूजन। एक केला आदमी ने 36 में खरीदा, 49 में बेचा। रेशियो वैल्यू प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 13 का। 13 का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से कैंसिल आउट किया, 25 आ गया। 4 से किया 9 आ गया। 25 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को 4 से किया फिर 3 से किया, कितना आ गया? 25 400 300 325, या फिर सीधे भी कर देना। 9 का डिवीजन करोगे, 9 3 27, तो इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो इतने में ही आपने ऑप्शन को हिट कर दिया, आगे चेक करने की नीड नहीं थी। ये भी एक आपकी अवेयरनेस ही होती है। देखो यहाँ जो हमने काम किया है कि बस इतना सा लिखा कि 3 बार तो डिवीजन जाएगा, उसके बाद कुछ भी आए। तो 2 ऑप्शन में तो 2 2 आ रहा है, 2 से स्टार्टिंग है, जिनमें 26 26 बन रहा है, उनसे हमें लेना देना है नहीं। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन पर 3 3 आ रहा है। हो क्या रहा है, एक में प्रॉफिट एक में लॉस। प्रॉफिट तो होना ही था अपना, तो इसका मतलब सीधे सीधे आपने एक बात लिखी, इतने में हिट कर दिया। कोई डिटेल में सोल्व करना चाहता है तो कर सकते हो। 9 3 27, 5 बचा, 9 6 54, 0.11, ये आपका यहां से क्या बन गया? रिजल्ट। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको सीखने का प्रयास करें। आइडिया नहीं लगता है कि चीजें कब काम आ जाए और कब आपकी आदत में आ गई हैं। सीखने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल अच्छा खासा आप में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, और बहुत सारे सवाल तो आपको वैसे ही नकली लगने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपकी अप्रोच में दम है और आपने चीजें सच में कॉन्सेप्चुअल वे में सीख रखी हैं। इस क्वेश्चन को देखना, किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 125 रुपए और 135 रुपए ब्याज की दर। सवाल इतना सा ही है कि 125 से 135 10 रुपए ब्याज मिला है, किस पर? 125 पर। परसेंटेज में बदल दोगे, यही आपकी रेट होती है। 25 से काटा 4 बार, ये 5 बार, 5 से काटा 2 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई? 8%। अब ये बात नहीं दिमाग में गई होगी, वैसे तो सीधे ही हो रहा था। 10 का ब्याज 125 पर गुणा परसेंटेज में 100, 1000 में 125 का भाग 8%। सवाल तो आप ठीक ठीक दिमाग लगाते तो ये माइंड में भी हो जाता। समझ आया? माइंड में किया जा सकता था। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर देता हूं। कैसे? देखो, प्रिंसिपल अगर आप ले लेते हैं 1000 रुपीज, टाइम हम लोग ले लेते हैं 3 ईयर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 10%। ये बात आपकी समझ आनी चाहिए कि कैसे होता है। तो ट्री मेथड हमने पढ़ा था, तो उस मेथड से हम लोग इस बात को सीखने का प्रयास कर लेते हैं। क्या? प्रिंसिपल 1000 है, पहले साल ब्याज इसका 10% मतलब 100 रुपये। दूसरे साल इसका 10%, 100 तो मिलना ही मिलना है, इस ब्याज का ब्याज भी मिलेगा 10 रुपये, 10%। तीसरे साल इसका 10%, 100 रुपये मिलना ही है। इन तीनों पर ब्याज मिला, इन दोनों पर तो कितना मिला? 10 रुपये, 10%, और इस 10 का कितना? 1। अब देखना, पहले साल का ब्याज कितना है आपके पास? पहले साल का है 100 रुपये है। सिर्फ दूसरे साल का ब्याज कितना आपके पास? 110 रुपये। सिर्फ तीसरे साल का ब्याज कितना है? 121 रुपये। ये पैटर्न चलता जाएगा।
4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ये सारा का सारा सिनेरियो क्रिएट होगा। ठीक, रेट कितनी है 10%। अगर कोई आपको कह देता कि एक धन है, उसका पहले साल का ब्याज 10% 100 रुपये है, दूसरे साल का ब्याज 110 रुपये है, ये 2 सालों का नहीं है, दूसरे साल का। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा, 3rd ईयर एंड 4th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा साल और यहां बनाते चौथा साल। हमने हर एक साल का सेपरेट करके इंटरेस्ट लिख लिया। रेट कितनी थी 10%। तो यहां से आप ऑब्जर्व करना, अगर मैं इसका 10% निकालता हूं 100 का, तो 10 रुपये ब्याज मिलेगा, पैसा 110 हो गया। ऐसे ही दूसरे साल और तीसरे साल में आपको पता रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इस पर ब्याज 10% निकालते तो 11 रुपये मिलता, 121 बन गया। ठीक है, तो कल को आपसे कोई ये कह देता कि एक पैसा 2 साल के अंदर एक जो पैसा है उसका 2nd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 110 रुपये है एंड 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 121 रुपये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप तुरंत दिमाग लगाते कि भाई ब्याज कितना मिला 11, किस पर मिला है 110 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, सोल्व किया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 10%। तो ये बात जिस बच्चे को पता है कि ऐसा होता है, एक बार करके देख लो, 4 ईयर के लिए भी करके देख सकते हो, सिखाया जा चुका है। 4641 का पैटर्न होता है, 2 ईयर में 21 होता है, 3 ईयर में 331 होता है, 4 ईयर में 4641 होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको आनी चाहिए। तो इस सवाल में कोई दम था? कोई दम नहीं था भाई। 125 रुपये आपका तीसरे साल का और 135 रुपये आपका चौथे साल का। तो सीधे सीधे अगर आप लिखते जैसा हमने अभी पैटर्न फॉलो किया था, 3rd ईयर का इंटरेस्ट आपका है 125 एंड 4th ईयर का इंटरेस्ट आपका 135। एक साल में ब्याज कितना मिला है भाई 10 रुपये। कितने परसेंट है इसका, तो परसेंट वैल्यू निकालते, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, 1000 में 125 का डिवीजन 8%, यही आपकी 8%। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आप चाहें तो इसे माइंड में आप डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखना। देखो क्या कहा, डीजल की कीमत 45 रुपीज़ पर लीटर से बढ़कर 50 रुपीज़ पर लीटर हो जाती है। डीजल की रेट है 45 रुपये प्रति लीटर चल रही थी, 50 रुपये प्रति लीटर हो गई। डीजल की जो खपत है, कंजम्पशन जो है वो कितना प्रतिशत कम करें कि वह एक्सपेंडिचर केवल 5% तक ही बढ़े। सिंपल है। देखो पहले आप 45 रुपये का डीजल अपनी बाइक में डलवाते थे, महंगाई बढ़ गई, अब उतना ही डीजल अगर आप अपनी बाइक में डलवाएंगे तो रुपए कितने लगेंगे 50। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि भाई मैं तो बाइक कम चला लूँगा, 50 रुपये नहीं दे सकता। तो कितने दे सकते हो कि पहले जितना भी मैं खर्चा कर रहा था उसका 5% बढ़ा के दे सकता हूँ। पहले आप खर्चा कर रहे थे 45 रुपये का, इसका आप 5% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करना इसको, 5 गुणा 5 आपका 25, 20 और 2 22, और इसकी वजह से परसेंट की वजह से पॉइंट लग गया। तो अब आप कितना खर्चा करने को तैयार हैं भाई, अब आप प्लस में 2.25 रुपये और खर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप अब खर्चा कर सकते हैं 47.5 रुपये का, लेकिन उतना ही चाहिए तो रुपए लगेंगे 50। तो अब आप कहते हो कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा करो मुझे तो इतने का ही दे दो। तो अब कह रहा कितना परसेंट कम आया, तो पहले 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे, अब आपने दिए इतने, कितने कम दिए आपने दिए हैं 2.75 रुपये कम। तो अगला क्या करेगा, आज की डेट में इतने रुपए का डीजल कम देगा। आज की डेट में टोटल उतना ही चाहिए होता तो 50 रुपये देने होते, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। पॉइंट हट गए, 50 का डिवीजन करोगे 5 बार और फिर 25 बचेगा, तो फिर आपका 5 बार 5.5% कम होगा। ठीक है, नॉर्मल सा ही, अनवांटेड काम करने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे आपको 50 दिख रहा था, कंपैरिजन वाली वैल्यू। 45 का आप 5% निकालते, 45 को 40 प्लस 5 से रीड करते, 40 गुणा 5 200, 225 हो गया, 2.25 बढ़ा दिया, कितना 47.25, कमी कितने की 2.75 की। तो एग्जाम में संभावना पूरी है, अगर छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आती हैं तो आप ये लिखते हैं, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, इसको हटाई दो सीधे सीधे, रिजल्ट 5.5%। तो ऐसा करना संभव होता है, दिमाग के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालें,
एक साथ तो डालना नहीं है, वरना दिमाग कह देगा कि कुछ भी पढ़ ले, मैथ नहीं पढ़नी। देखना भाई अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखना जरा। देखो, एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है, इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसका औसत 5 रन से बढ़ जाता है। 10वें मैच के बाद उसका औसत क्या है? हम लोग ये मान लेते हैं बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट, यहां भी आपको फॉलो करना है बीवी कॉन्सेप्ट। हम ये मानते हैं कि पहले उसका एवरेज चल रहा था x, तो पहले मैच से लेकर 9वें मैच तक उसने क्या किया, पहले में x रन बनाई, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 9वें में भी x ही रन बनाई। अगर वो 10वें मैच में भी क्या करता, x ही रन बना लेता, अगर वो 10वें मैच में क्या करता, x रन बनाता, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी x बना रहा था, 10वें में भी x बना लिए। लेकिन 10वें में रन बना 111 और एवरेज क्या हुआ, 5 बढ़ गया। इसका मतलब उसने x से कुछ रन ज्यादा बनाए हैं। ज्यादा कितने हैं? उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा रन है, x तो बनाने ही थे क्योंकि एवरेज x मेंटेन करना था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रन बनाए जिसकी वजह से हर एक का एवरेज 5-5-5-5 बढ़ गया, और जिसमें ये खुद भी शामिल है, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि अब टोटल 10 इनिंग्स आपके पास जिनका एवरेज 5 बढ़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने 10वें मैच में x तो उसका पहले एवरेज चल ही रहा था पुराने वाला, उस एवरेज से उसने 5-5-5 इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप कह सकते हो x से उसने 50 रन ज़्यादा बनाए, और ये असल में रन 111 हैं। x की वैल्यू लिखोगे 61 है, लेकिन 10th इनिंग तक जब वो खेल लेता है तब एवरेज उसका मेंटेन होता है x + 5 = में 66। ठीक है, जिस बच्चे को ये बात पकड़ में नहीं आ रही है तो एक कंप्लीट एवरेज बाय वासु सर सर्च करना यूट्यूब पर, आपको एक पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा जिसमें मेरे ख्याल से 189 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। बीवी कॉन्सेप्ट को इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप समझ सकते होंगे अपने क्वेश्चंस का लेवल क्या चलता है। 189 क्वेश्चंस आपको एवरेज में करवाए गए हैं, हर चीज़ का दिमाग खोल खोल के रखा है कि ये सवाल है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे अप्लाई करो। अगर उस किसी बच्चे ने वो सीरीज ठीक देख रखी है, वो एवरेज चैप्टर पढ़ रखा है, इस सवाल को माइंड में कर सकता है। क्या करेगा, 9 पारियों तक x 10वीं में भी x होता है एवरेज पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x तो बना लिए, कुछ एक्स्ट्रा रन है जिससे सभी 10 पारियों का एवरेज 5 बढ़ा। कितने बनाए, x + 5 × 10 50, 111, x की वैल्यू कितनी 61, लेकिन वो तो क्या था 9 इनिंग तक मेंटेन था आपका। 10th इनिंग्स के बाद आपका कितना हो गया, x + 5, 61 प्लस आपका 5 हो जाएगा 66। तो ये सवाल पूरा का पूरा आप वर्बली कर सकते थे। चलिए भाई अगला सवाल देखना, 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाले भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है, बी को कितना मिला, एकदम नकली सवाल। ए को कितना पैसा मिला है भाई, बी का 160%। 160% को 160 बाई लिख सकते हैं 100। ए अपॉन बी की बात करें, कैंसिल आउट कर दोगे ऊपर नीचे, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए को 8 रुपए दोगे, बी को 5 दोगे, दोनों को 13 दोगे। दोनों को आपने पैसा दिया है 13 रेशियो में, बट एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है 650 रुपीज। किससे मल्टीप्लाई किया भाई, 50 से। अब बी को कितना पैसा मिला, तो इसको भी कर दो 50 से, कितना आ जाएगा भाई आपका 250 रुपये। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल जो हैं वो यहीं ख़त्म हो जाते हैं, इसी पर। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन आसान है। 13 की वैल्यू 650, 50 से मल्टीप्लाई, 50 का गुणा कर दो, 250 रिजल्ट आ गया। अनवांटेड काम करना ही नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, एक टाइम के बाद आपका दिमाग खुद कहेगा कि यार नहीं, अनवांटेड कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस यहीं तक ठीक है, आगे आसान वैल्यू है कंपैरिजन माइंड में। ए एक काम का 75% मतलब 3/4 कितने दिन में करता है, 18 में। मतलब 3 काम, टोटल काम 4 मानते हो तो 3 हिस्सा कर देता है 18 में। कितने दिन लगे 3 काम को करने में, 18, 4 को करने में कितना, 6 × 24। तो आप ये कह सकते हो इस सवाल को थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके,
नॉर्मल मेथड नहीं बता रहा, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि ए को एक्चुअल में पूरा काम करने में लगते 24 दिन। बी के बारे में क्या है, बी 25% काम 12 दिन में करता है, 100% 4 गुना मतलब 48 दिन में। दोनों का एलसीएम लोगे 48 आ जाएगा। इफिशियंसी इसकी 2, इसकी 1। क्या कह रहा है, वे एक साथ मिलकर के काम का 75, इसका 3/4 करोगे, 12 3 36 आ गया। दोनों की इफिशियंसी 3 है, रिजल्ट कितना आ जाएगा 12 डेज। मेरे हिसाब से ये चाहते तो ये सब लिखने की नीड नहीं थी। कई ऐसे सवाल बताए, मैंने आपको कहा है कि ये सब अवॉइड करो। ठीक, ये जिस बच्चे को नहीं समझ में आए वो क्या करे, वो ऐसा करे, पैटर्न था ना वो मैन 1 इफिशियंसी 1 टाइम 1 अपॉन वर्क 1। ए है और 18 दिन टाइम है, काम कितना किया है 75% बराबर। फिर क्या है, बी है, टाइम कितना 12 दिन, काम कितना किया 25%। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे 3 बार, इसको इससे किया 6 बार, 6 से इसको काटा 2 बार। ए अपॉन में बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1। आगे अब क्या कहना चाह रहा है कि 75%, एक इक्वेशन ये उठा लो, ए की वैल्यू रख दिया आपने 2 गुणा में 18 अपॉन में 75%। यही काम पूरा का पूरा, ये जो काम है सॉरी 75% ही करना है किसको, ए और बी को, इफिशियंसी 3 है टाइम टी। ये इससे कट गया, ये इससे कटा 6 बार, रिजल्ट कितना आ गया 12। तो ये क्या है कि थोड़ा सा तरीके से अगर आप सोचते हैं तो चीजें आसान हो जाती है, वरना मामला मुश्किल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, क्या कहा, एक व्यापारी के पास 630 किलोग्राम चावल थे, एक हिस्सा 15% लाभ पर, दूसरा 8 पर, कुल 12% का लाभ, 8% लाभ पर कितना बेचा। सिंपल, मिक्सर लगा दो। 8% का प्रॉफिट एक पार्ट बेच दिया, दूसरा पार्ट उसने बेचा है एक हिस्सा उसने बेचा है 15% प्रॉफिट पर, एक 8 ऑल ओवर 12 का। बड़े में से छोटा, क्रॉस मेथड, 4 बचा है, यहाँ से कितना बचा 3। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर के उसने कितना बेचा है 7। 7 किसको बताता है 630 को, किससे गुणा किया है भाई 90 से। अब क्या कह रहा था 8% लाभ वाला कितना है 3, 90 गुणा में 3 करोगे तो 270 kg आपका रिजल्ट आ जाएगा। अनवांटेड नहीं लिखना है भाई, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। तो ये तो हो गई भाई आज का अपना मॉक टेस्ट नंबर 14। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वासु स्टडी IQ नाम से अपना टेलीग्राम का चैनल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेज अगर ठीक लगती हैं तो एटलीस्ट लाइक और कमेंट जरूर किया करें। रीज़न उसके पीछे सिंपल सा है कि कोई भी स्टूडेंट, भाई हर इंसान को ही मोटिवेशन चाहिए, तो जो टीचर होता है वो भी मेरे ख्याल से इंसान ही होता है, वो भी चाहता है यार ठीक ठाक बच्चे देख लें इन सीरीज़ वगैरह को। आप देखते नहीं हो, जब आप देखते हो ठीक ठाक डिमांड बढ़ती है कि सर हाँ सही है, मामला चल रहा है, ये करो वो करो, इस टाइप से कुछ चलता है, तो अपना भी ये लगता है कि यार और ज़्यादा एफर्ट डालें, सीरीज़ का जो टाइम है थोड़ा बढ़ाएं, कुछ ढंग की एग्ज़ाम की और भी आएंगे उनकी सीरीज़ लेकर के आएँ। तो आप क्या है कि अपनी तरफ से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। इन्वॉल्वमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि आप कुछ इस हिसाब से इन्वॉल्व हो सकते हैं, शेयर नहीं करना मत करो भाई, लाइक तो कर दो कम से कम और उसके नीचे कमेंट कर दो, इसी से भी तो आपका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या छिपा करके रखते हैं, पता नहीं कमेंट करेंगे तो यूट्यूब वाले उठा न ले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई सजेशन है तो भी बताएं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।